नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी एट द रेट यूपीएससी में। गाइस, हमने पहले पार्ट 1 में कुछ सवालों को सॉल्व किया था सी सेट के, और आज हम उन्हीं सवालों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सवाल 26 देखें। ऑन वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plants are planted at equal distance from each other। गाइस, हमें दिया हुआ है कि 1.01 किलोमीटर, अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 1010 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 101 प्लांटेड किए गए इक्वल डिस्टेंस पे। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इसे हम 101 प्लांट्स करें, तो देखें, अगर जैसे एक प्लांट हम यहाँ लगाते हैं, फिर एक यहाँ लगा रहे हैं, एक यहाँ लगा रहे हैं, तो अगर देखें, अगर जैसे हम 3 प्लांट लगाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास में, और ये दूरी ये हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम देखें 101 में प्लांट्स लगाने में हमारे पास दूरी कितनी होगी, 100 दूरियां होंगी। तो हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं 100 से। 100 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो 10.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट के बीच में जो दो प्लांटों के बीच में जो दूरी होगी वो 10.1 मीटर होगी। हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। हमें 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बारे में बताना है। तो अगर हम 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बारे में बात करें, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10.1 यहाँ पर हुआ, 10.1 ये, 10.1, 10.1 ये, 10.1 ये। तो इस तरह हमारे पास में अगर हम करें तो 10.1 इंटू 4, तो हमारे पास 40.4 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो गाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ए, बी एंड सी आर 3 प्लेसेस such that there are 3 different road from A to B। तो गाइस, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये डेस्टिनेशन हम इसे A मान लेते हैं, और ये डेस्टिनेशन हमारे पास B होगी। और हमें यहाँ बताया गया है कि यहाँ से जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो गाइस, इसे हम देखें कि एक रास्ता तो हमारे पास ये हो सकता है डायरेक्ट, दूसरा रास्ता A से B, हमारे पास ये दूसरा रास्ता हो सकता है, और हम देखें तीसरा रास्ता हमारे पास ये हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ से 3 रास्ते हो गए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी, और बी से लेके सी तक, ये हम तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, सी डेस्टिनेशन, और यहाँ से 4 रास्ते हैं। तो 4 रास्तों की बात करें तो हम एक रास्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये हमारे पास 4 रास्ते हो गए। इन हाउ मैनी, और सर इसमें एक और दिया हुआ है कि एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी, और डायरेक्ट ए टू सी भी दिया हुआ है। तो गाइस, हमारे पास में ये बी से ए से लेके बी तक 3 रास्ते हैं, 3 तरीके से हम जा सकते हैं, और बी से सी तक हमारे पास 4 हैं। और हमारे पास ए से लेके सी तक 3 रास्ते दिए हुए हैं, डायरेक्ट ए से सी, 1 2 और 3। तो हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रोड्स। तो हम देखें, अगर ये ए से लेके बी तक 3 रास्ते, तो 3 इंटू 4, और यहाँ डायरेक्ट ए टू सी हमारे पास 3 रास्ते दिए हुए हैं। तो गाइस, हमारे पास 3 चौक 12 प्लस 3 15, तो
तो गाइज हमारे पास ये 15 वेज निकल के आएंगे टोटल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला सवाल देखते हैं। A has some coins. He gives half of coin and two more to B. And B gives half of the coin and two more to C. C gives half of the coin and two more to D. The number of coins D has now is the smallest two-digit number. How many coins does he have in the beginning? तो गाइज इस सवाल को हम यहाँ से देखें कि द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो हम देखें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास? तो 9, अगर हम देखें 9 तो सिंगल डिजिट है, स्मॉलेस्ट 10 हमारे पास सिंगल डिजिट, टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ दिया होगा डी के पास इतने हैं। तो गाइज हम यहाँ डी से ही शुरुआत करते हैं कि डी के पास कितने कॉइन्स हैं टोटल। डी के पास इस समय 10 कॉइन्स हैं। तो सी के पास कितने कॉइन रहे होंगे? तो गाइज यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू डी, कि दो ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 2 डिडक्शन कर देते हैं। अगर हम 2 डिडक्शन करें तो यहाँ पे 8 आ जाता है। तो जितने इसके पास थे उसका ये क्या करता है, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन, आधे कॉइन उसे दे देता है। तो इसका ट्वाइस कितना होगा? तो ये ट्वाइस होगा इसके पास 16। तो तभी तो हम देखें कि उसने क्या किया है कि पहले तो मतलब सी ने डी को देने से पहले सी जो जितने थे उसके पास 16 का आधा करेंगे तो 8 हुआ और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तभी तो हमारे पास 10 निकल का है यहाँ पे। तो अब ये कह रहा है कि अब आ जाते हैं हम बी पर, कि बी के पास कितने रहे होंगे। बी ने भी ऐसे किया। अब हम क्या करते हैं 16 में से सबसे पहले 2 डिडक्शन करते हैं। तो 2 डिडक्शन करेंगे, 16 में से 2 गए हमारे पास में तो 14 बचेंगे। 14 का ट्वाइस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हुआ कि बी के पास 28 कॉइन रहे होंगे। तो इसने क्या किया कि 28 का आधा किया, 28 का आधा करने पे कितना आया 14, 14 में 2 ऐड कर दिया तब 16 यहाँ पे आया। गाइस अगर हम बात करें फिर ए के पास कितने कॉइन रहे होंगे, ए ने भी ऐसे किया है। तो हम क्या करते हैं पहले 28 में से 2 डिडक्शन करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 2 डिडक्शन करने में 26 आता है। यहाँ हम ए के पास आ जाते हैं तो 26 और 26 का हम करते हैं ट्वाइस। तो हमारे पास कितना आएगा, 2 चुके 12 और 2 दूनी 4, 2 चुके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 52। तो इसके पास हम जो कॉइन रहे होंगे वो 52 कॉइन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए के पास 52 कॉइन रहे होंगे तब उसने, क्योंकि 52 का आधा करें 26 दूनी 52 होता है तो उसने फिर 2 बढ़ा के दिए इसको, तो तब इसके पास 28 हुआ। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। तो अगला सवाल देखते हैं गाइस। इन द सीरीज, हमें एक सीरीज दी हुई है। देखिए सीरीज कुछ इस तरह है, ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, हमसे ये पूछा गया है। इसे हम देखें अगर एक सीरीज बनाए तो यहाँ एक जगह 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। गाइस इसे हम करने के लिए हम सारा लेंगे सम ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास होता है, उस एपी का जो सम होता है नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास वो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 एन प्लस 1 हमारे पास सम होता है। तो अगर हम देखें कि हमें एन नहीं पता, नंबर ऑफ सम एन कहाँ तक जाएगा, कि जो 100वें प्लेस पे हमें पूछा कि 100वें प्लेस पे इनमें से कौन सी डिजिट आएगी। तो इस तरह देखें, अगर हम एक ट्राई करके देखते हैं इसमें कि
अगर हम n बराबर 13 रखते हैं तो 13/2 और n की जगह पे 13 प्लस 1, तो हमारे पास वो n/2 इंटू 14, तो 2 सत्ते 14 होता है और 7 21 और 7 एकम 7 8 9, तो 91 आ गया हमारे पास यहाँ। तो हम देखें अगर 91 हमारे पास यहाँ आ गया कि अगर हम 14 यहाँ अगर 14 रखते हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे पास। तो हमें पूछा है 100, तो 91 और 100 में से अगर हम 91 माइनस कर दें तो हमारे पास 9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज है तो उसके बाद ये जो 9th वाला नंबर होगा वही 100th वाला नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ए सीरीज रहेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब देखें इसे, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th प्लेस पे हमारा आई आ रहा है। तो गाइज यही हमारे 100th प्लेस पे वैल्यू होगी। आई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला सवाल देखते हैं। 3 persons A, B and C are standing in a queue not necessary in the same। ए बी सी एक रो में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो ए की जिस तरह कि ए पहले है बी बाद में, कुछ भी हो सकता है। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ये दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में, हम देखें ए और बी, इसके बीच में 4 लोग हैं। हम देखें तो 1 2 3 और 4, ये ए और बी के बीच हमें दिया हुआ बिटवीन ए एंड बी, एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, और हमें दिया है कि बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। तो अगर हम देखें बी, तो हम इधर भी जा सकते हैं गाइस और इधर भी जा सकते हैं। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इसके बीच में 7 लोग हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। मतलब सी के बीच में, अगर सी हम इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमें दिया हुआ है। 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, हम कह रहे हैं कि सी के आगे इन्हें दिया हुआ है कि इफ देयर आर 11 पर्सन दिए हुए हैं। तो गाइस अगर हम देखें हम सी के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ हमारे पास 8 9 10 11, तो ये हमारे पास ये सीरीज बन जाती है। फिर आगे दिया हुआ हमें एंड 13 बिहाइंड ए, और जो ए दिया हुआ है ए के बिहाइंड मतलब ए के पीछे जो है 13 दिए हुए हैं। तो गाइस हम देखें यहाँ पे 1 2 3, 3 तो हमारे पास हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितने होंगे टोटल 10 मेंबर्स, 10 पर्सन इस रो में होंगे। तो हमसे पूछा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। तो गाइस इसको हम जो देख लेते हैं, तो 10 तो ये हो गया हमारे पास में, और ये 3 यहाँ हो गया, ये 3 1 2 3, तो और बाकी यहाँ पे कितना होगा, ये 10 मेंबर इधर हुए, 3 इधर हुए हमारे पास, और बीच में हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास 9 मेंबर यहाँ पे हुए। तो हमारे पास जोड़ के 9 10 11 12, 10 प्लस 12, तो हमारे पास कितना होगा 22। तो मिनिमम मेंबर्स जो होंगे, पर्सन जो होंगे उसमें वो 22 होंगे। देन करेक्ट आंसर इज ए विच इज 22। गाइस अब अगला सवाल देखते हैं कि हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स। गाइस इसे हम क्या करते हैं कि ये जो x दिया हुआ है इसे 1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x वीक्स, तो इसे हम क्या कर लेते हैं 1 वीक। फिर हमें दिया हुआ है कि 1 डे, 1 आवर, और
फिर नेक्स्ट दिया हुआ हमें 1 मिनट, नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो इसे देखें हम, एक अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 ही होगा। तो अगर हम इसमें 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हमारे पास होगा। 1 आवर की बात करें तो हमारे पास 60 इंटू 60, तो ये 3600 हो जाएगा। और 1 डे की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 24 इंटू ये आर से हमारे पास कितना निकल के आ गया, 3600, यही इंटू कर देंगे। और वीक की बात करें तो इसी में हम हमारे पास 7 डेज का इंटू कर देंगे, ये भी जो वैल्यू होगी हमारे पास 24 इंटू 3600। इसे हम टोटल मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसे देखें इन दोनों का इंटू, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 15 16, तो 168। और यहाँ पे हमारे पास 3600, तो हमारे पास ये निकल के आता है इसे 008648, 4 कैरी हो गया, 8 24, 8 2 16, 8 24, 25 26 27 28 28, और ये हमारे पास 600 36 6 3 18, 36 3 कैरी हो गया, 6 3 18 19 20 21, ये फिर हमारे पास 0063, इसे जोड़े तो 0 0 8 12 13 14, 14 एक कैरी हो गया, 6 7 8 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, हमारे पास निकल के आता है, ये जो इसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास 604,800। इसका इंटू हम करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 86400, और ये हमारे पास है ये। तो अब इसको हम सम कर लेते हैं, 604,800 00468 3600 60 और 1, ये सबको ऐड कर लेते हैं। तो गाइस ऐड करने पे हमें मिलेगा 694,861, और 1 तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू 1 लिया, तो इंटू एक्स हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 694,861, दैट इज द डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं गाइस, PQRST and you are the sixth member of a family. R is the spouse of Q. तो गाइज अगर हम इसे देखें कि R स्पाउस दे रखा है, R मतलब ये पति पत्नी है, इसका मतलब पति पत्नी नहीं है, मगर हमें ये नहीं दिया हुआ कि R पत्नी है, कि R मेल है कि फीमेल है, कि Q क्या है, ये हमें नहीं, अभी तक नहीं पता। U इज द मदर ऑफ T। अब गाइज इसमें देखते हैं कि U जो है, ये हमें मालूम पड़ेगा कि U जो है फीमेल है, U इज द मदर ऑफ T। तो T की हम बात करते हैं तो ये इसकी मदर है, तो ये इसका, ये हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, तो हाँ हमें ये मालूम पड़ गया कि ये फीमेल है हमारे पास, ये चीज हमें मालूम पड़ी। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, ये हमें दिया हुआ है कि एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस ये हुई डॉटर है यू की, तो इसका मतलब ये इसकी बात करें तो हमारे पास ये भी फीमेल हमें मिल गई। नेक्स्ट दिया हुआ है पीज डॉटर इज टी, पीज डॉटर, पीज डॉटर इज टी, टी जो है पी की पुत्री है। तो गाइज हम देखें, अगर यहाँ पी हम मान लेते हैं पीज डॉटर, तो ये जो है टी जो है ये भी फीमेल है, और ये इसकी पुत्री है। तो गाइज अगर ये इसकी पुत्री है तो ये
और ये जो इसकी डॉटर हम पहले दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों स्पाउस हुए आपस में। तो ये हमारे पास P जो है मेल मिल गया हमें। एंड आर्स सन इज P, आर्स सन इज P, P जो है आर का पुत्र है ये, तो ये फादर हुआ, आर जो है ये पिता हुआ, ये मेल है, और ये भी हमारे पास हमें मात्रा मेल मिल चुका है। नेक्स्ट जो है कि देयर आर टू कपल इन द फैमिली। तो गाइज हमें ये क्लियर हो गया कि ये अगर मेल है तो ये ऑब्वियसली क्यू जो है फीमेल होंगे, और ये दोनों आपस में एक एक पेयर है और एक आपस में पेयर ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम देखें क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू क्यू क्या ग्रैंड फादर है टी का। तो हम देखें ये फादर, ये फीमेल है, तो ये जो है, वैसे एक मिनट ऐसे भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो क्या ये ग्रैंड मदर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये हुआ आर इज द मदर ऑफ पी, आर, ये तो आर मदर है पी की। तो गाइस अगर हम देखें आर तो मेल है, तो मदर तो नहीं हो सकते, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, और टी फीमेल है ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये इनको पता। हाँ गाइस ये ठीक, ये सही है हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि ये फीमेल है, और ये क्योंकि ये इनके पुत्र हैं, तो ये टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस वन। तो अगला सवाल देखते हैं गाइस। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन and two statement given below in respect to the city P, Q and R in the state। स्टेटमेंट वन हमें दिया हुआ है सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R। तो हम देखें कि ये Q और R, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सिटीज के बीच में दूरी 18 किलोमीटर दी हुई है। सिटी P इज सिटी P इज 46 किलोमीटर, P और R इन दोनों के बीच में 43 किलोमीटर दिए हुए। हाँ, और सवाल हमसे पूछा गया है हाउ फॉर इज द सिटी P फ्रॉम सिटी Q। तो P जो है, ये P Q से कितना दूर है। तो गाइस अगर हम देखें कि स्टेटमेंट वन का यूज करें, तो हमें ये नहीं पता कि P जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इन बिटवीन है कि इससे ये लेफ्ट में है कि इससे राइट में है, हमें नहीं पता। तो हम इसलिए नहीं बता सकते ऑप्शन वन को देख के, और ना ही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट टू को देख के हम बता पाएंगे। तो फॉर दिस वन बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two statement followed by four conclusion are given below. You have to take the statement to be true even if they seems to be variance from the commonly known fact. Read all the conclusions and decide which one of the following conclusion logically follow। गाइस हमें स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन ऑल पेन्स आर बुक। तो गाइस ऑल पेन, ये हम पेन मान लेते हैं, ऑल पेन्स आर बुक, तो हम ये कर लेते हैं बुक, दिस इज फॉर बुक। स्टेटमेंट टू नो चेयर इज ए पेन, कि कोई भी चेयर पेन नहीं है। तो गाइस अगर हम बात करें कि चेयर, ये चेयर हो और एक हम पेन का बना लेते हैं।
तो कंक्लूजन हमसे पूछा है कि ऑल चेयर्स आर बुक, क्या सारी चेयर्स बुक है? तो वैसे ये बुक का अलग है, चेयर का अलग है, तो इसे ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो। सॉरी, नॉट दिस वन, ऑल चेयर्स आर बुक, दिस वन कंक्लूजन वन। सम चेयर आर पेन, सम चेयर, सम, सॉरी, सम चेयर आर पेन, तो चेयर और पेन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, वैसे ये भी हम नहीं कंफर्म कह सकते। नो चेयर इज ए बुक, नो चेयर, तो वैसे ये भी हम नहीं बता सकते। तो ऑल कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। तो फॉर दिस वन नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, तो डी आंसर इज द करेक्ट फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं। 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स, तो गाइस ये दिया हुआ है हमें, इसमें हमें दिया है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 3 ही कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो इसे देखें, कह रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स, हमें लेने की डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो हम ये कह सकते हैं इसे सनातन टीचर। स्टेटमेंट 2, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो गाइस ऑल टीचर्स, अगर हम टीचर्स वाला पेरीफेरी कंप्लीट करना है तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ये इंजीनियर होगा हमारे पास। नेक्स्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो गाइस अगर हम इंजीनियर्स वाली पेरीफेरी कंप्लीट करें तो ये इसमें पूरा क्या है, ये होगा हमारे पास साइंटिस्ट। फिर हमसे पूछा कंक्लूजन, ऑल सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, क्या कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो देखें हम साइंटिस्ट और डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कंक्लूजन सेकंड हमारे पास, सॉरी, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, हाँ ये बात सही है क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट ये रहे और डॉक्टर ये रहे कुछ, तो ऑप्शन 1 हमारे पास ठीक है। फिर पूछा है कि कौन सेकंड में, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स, क्या सारे इंजीनियर्स जो हैं वो डॉक्टर हैं? तो सारे इंजीनियर्स डॉक्टर तो नहीं है, तो ये सेकंड हमारे पास गलत होता है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, हाँ ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं। 8 स्टूडेंट A, B, C, D, E, F, G and H sit around a circular table, equidistant from each other, facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. तो गाइस अगर हम इसे देखें कि ये हम सेंटर मान लेते हैं, और हमारे पास ए, ये अगर कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम इक्वी डिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी, मतलब बी और डी सी के पास नहीं आएंगे, नॉर अपोजिट टू सी, और ना ही ये इसके सामने बैठेंगे। फिर और दिया हुआ है हमें कि ए सिट इन बिटवीन ई एंड डी, ए जो है ई और डी की बात करें तो हम अगर ई, अगर हम यहाँ ई मान लेते हैं तो ई और डी के बीच में ए बैठा है,
ई एंड डी, एंड एफ सिट इन बिटवीन बी एंड एच, और एफ जो है बी एंड एच, तो एफ अगर हम यहाँ माने तो बी एंड एच, एफ सिट इन बिटवीन बी एंड एच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। अच्छा, ये चीज हमें जो हमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, सेम ऑर्डर बी एंड डी, अगर हम बी एंड डी सिट नाइदर एडिशन टू सी, तो बी और डी, तो बी ये रहा हमारे पास, बी हमारे पास ये है और डी ये है, तो ये जो है सी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए ना इसके होना चाहिए, तो हमारे पास सी यहाँ हम प्लेस कर देते हैं सी को। सेट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, और ना ही अपोजिट आना चाहिए, तो गाइस ना ये सी के अपोजिट में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये हमारा यहाँ जी प्लेस हो जाएगा, और एच। और सवाल हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली करेक्ट, तो डेफिनेटली करेक्ट क्या होगा, तो बी सिट इन बिटवीन ए एंड जी, तो बी ए और जी के बीच में बैठा है, बी ए मतलब देखिए बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी, तो ए एंड जी के बीच में तो नहीं है, ए एंड जी के बीच में तो डी है। सी सिट अपोजिट टू जी, तो क्या सी अपोजिट में है, नहीं है, ई है अपोजिट में। ई सिट अपोजिट टू एफ, ई अपोजिट में एफ के, नहीं, सी है अपोजिट में। तो डेफिनेटली करेक्ट कौन सा होगा गाइस, तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, नन ऑफ द अबव। तो गाइस अगला सवाल देखते हैं। 5 friends P, Q, X, Y and Z purchased some notebook. The relevant information is given below. तो गाइज हमें यहाँ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि Z purchased 8 notebook more than X। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z purchased 8 notebook more than X, तो 8 more book than X, P and Q together purchased 21, P प्लस Q टूगेदर दोनों मिलके खरीदते हैं 21 नोटबुक, 21 किताब। Q परचेज्ड 5 नोटबुक लेस देन P, यहाँ में दिया हुआ है कि Q ने जो खरीदा, Q परचेज्ड 5 नोटबुक लेस देन P, तो P ने जितनी खरीदी उससे 5 कम Q ने खरीदी। फिर X एंड Y टूगेदर परचेज्ड 28, तो X प्लस Y मिलके जो खरीदी वो 28 किताबें खरीदी। P परचेज्ड 5 नोटबुक मोर देन X, तो P ने जो खरीदी वो 5 किताबें ज़्यादा खरीदी X से। तो गाइस हम इस तरह हमारे पास में ये इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं 1 2 3 4 5। अब इन्हें सॉल्व करते हैं गाइस। हम ये इक्वेशन 2 P प्लस Q इक्वल्स टू 21 दी हुई है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को इधर ट्रांसफर कर दें, P माइनस Q कर दें इसे और 5 को इधर ले लें, तो P माइनस Q इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो गाइस इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा 2P 21 और 5 26, ये हमारे पास P की वैल्यू निकल के आती है 13 दूनी 26, तो हमारे पास P की वैल्यू 13 होगी। और अगर हम Q, जब हमारे पास P की वैल्यू मिल जाती है तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, Q की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 21 माइनस 13। तो अगर हम इसमें से 13 और 7 20 होते हैं, तो हमारे पास कितना था 8, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, Q इक्वल्स टू 8, P 13 Q 8। तो अगर हम यहाँ से फिर X की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो P की हमारे पास है P की 13 है,
तो 13 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, इक्वेशन में 5 में हमने रखा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 13 में से 5 आप हटा दें, 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू कितनी मिली, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 मिल जाती है, 8 9 10 11 12 13। अब हमें यहाँ से z की वैल्यू मिल सकती है, तो अगर हम यहाँ x की जगह पे पुट कर दें 8 प्लस 8, तो हमारे पास कितनी हुई 16, z की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो हमारे पास गाइस z निकल आया, p q y, हमारे पास y और रह गया अभी, तो y और निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई हमें दिया हुआ है कि हम देखें कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और y इक्वल 28, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, यहाँ से y इक्वल टू आ गया 20। अब गाइस सवाल हमसे पूछा गया है कि इफ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड 40, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो गाइस इन सबको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास p प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो p की वैल्यू हमारे पास 13, q की वैल्यू हमारे पास 8 है, x हमारे पास 8, y की वैल्यू हमारे पास 20 और z की वैल्यू हमारे पास 16। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो ये 8 और 8 16, और 16 दूनी 32, 32 और 20 और 13, तो 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 65। तो अगर हम 65 इंटू 40 कर दें, तो हमारे पास 4 पंजे 20, 4 6 24, 25 26 260 और 1 0 ये। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस अगला सवाल देखते हैं। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट, ये हमें एक टाइम दिया हुआ है कि वो 14:30 पे चलता है। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट, अपने घर से निकलता है। तो गाइस अगर हम इस सवाल को देखें कि हमें दिया हुआ है कि 14 फ्रॉम होम 14.30 आवर्स का मतलब हो गया 2:30। तो वो चलना शुरू किया है उसने। ए मैन स्टार्टेड तो दिन ही होगा, अब इसलिए हम गाइस से देखें तो PM एंड drove to village, arriving there when the village clock indicated, और वो अपने गांव पहुंचता है 15 आर पर। तो इसका मतलब हुआ कि वो 3:15 पे अपने गांव पहुंचता है। तो गाइस अगर हमें देखें, हमसे ये नेक्स्ट इसमें दिया हुआ कि आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट ही drove back by a different route of length 1.25 times the first route at the rate twice as fast, reaching home at 16 hours as compared to the clock at home, the village clock is। तो गाइस अब इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस का यूज करते हैं कि ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि वो घड़ी लेट चल रही है कि तेज चल रही है। तो गाइस सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे ऑप्शन डी, हम ट्राई करके देखते हैं कि ऑप्शन डी को हम इस अपने टाइम में फिट करके देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन डी हमारा ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो हमारी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2:30 पे चलना शुरू करता है और वो हमने माना कि वो घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और वो पहुंचा कितने बजे है अपने घर पे, 3:15 पर। तो इसका मतलब जब तेज चल रही है घर वाली घड़ी, तो एक्चुअल में कितने बजे पहुंचा होगा, वो 3:10 पे पहुंचा होगा। तो ये 3:10 पे। अब हम देखें इन दोनों का जो टाइम कितना है, तो हम देखें कि 40 मिनट में उसने वो दूरी तय की, 40 मिनट। अब गाइस हम देखें ऐसे कि यहाँ दिया हुआ है कि ही ड्रॉप बैक, वो वापस आता है अपने घर से बाय डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स
द फर्स्ट रूट एट द रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग एट दिस वन। इसे हम देखें कि वो 1.25 टाइम्स 1.25 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि 25% वो तेज भागा। इसका मतलब और इसको वो करें तो 1/4 एक्स्ट्रा टाइम वो लिया उसने। तो गाइज वो पहले रास्ते से कितने मिनट में पहुंचा है? 40 मिनट में। तो इसे हम देखें कि 40 प्लस 1/4 ऑफ 40, तो इसे हम, तो ये हुआ हमारे पास 50 मिनट। तो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेट इज ट्वाइस द फर्स्ट रूट एट ए रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम एट 4। तो अगर रेट ट्वाइस की बात करें हम, रेट इज ट्वाइस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम देखें कि फर्स्ट पाथ को अगर वो 25 मिनट में तय करता है, तो सेकंड जो रिटर्निंग वाला पाथ है, सेकंड पाथ को वो कितने में कर रहा है? 50 में, डबल में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो एकदम ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस अगला सवाल देखते हैं। A person X wants to distribute some pens among 6 children। 6 बच्चों में वो पेन बांटना चाहता है। A, B, C, D, E एंड F। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हमारे पास दिए हुए हैं। सपोज A get twice the number of pens received by B। A के पास डबल है, थ्री, मतलब A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one get is an even number? तो गाइस इसे देखें हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे उसके बाद ट्वाइस है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। गाइस इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो अगर हम देखें कि हमें मान के चलते हैं कि ए के पास 60 पेन है और बी के पास उसका ए गया ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब ये होगा कि ये इसके पास हाफ होंगे। फिर अगर हम सी की बात करें, सी के पास कितने होने चाहिए? सी के पास 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो इसके पास हमारे पास 20 होने चाहिए। 20 या 60, हाँ, 30 दूनी डबल। डी के पास 15 चौके 60, क्योंकि इसका 4 गुना है। ई के पास कितना होना चाहिए? 12 पंजे 60, 5 गुना। और एफ के पास 10 6 60। तो गाइस अगर हम इसे देखें कि ए के पास यहाँ दियो कि ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी, तो बी के पास जितने हैं, तो और हमसे पूछा है कि what is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets is an even number। गाइस यहाँ पे एक फैक्टर और दिया हुआ है कि इवन नंबर हो। तो गाइस हम देखें कि ये 60 का, ये भी इवन, 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 मगर 15 हमारे पास इवन नहीं है, ये ओड है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको
इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 ट्वाइस कर देते हैं, तो ट्वाइस में सभी में करना पड़ेगा। तो ये जितने भी नंबर समझ दिए हुए हैं तो इसमें हम ट्वाइस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 60 दूनी 120, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अब हमारे पास सारे नंबर इवन नंबर हो गए। तो गाइस को जोड़ लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे 4, 6 और 4 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 9, एक कैरी हो गया, तो 2 हो गया, 294। तो देन 294 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस अगला सवाल देखते हैं। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table. Consider the following question and 2 statement given below. तो हमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट भी दिया हुआ है गाइस। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। B is sitting opposite to C. B जो है, अगर गाइस हम एक टेबल बना लें, तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि एक यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और इक्व डिस्टेंस है, तो 1 2 3 और 4। तो इस तरह हम, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि B सिटिंग अपोजिट टू C। अगर हम बात करें कि ये C मान लेते हैं और इसके अपोजिट में B इज सिटिंग अपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग अपोजिट टू E। तो D जो है, तो गाइस अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम E मान लेते हैं और यहाँ D मान लेते हैं, अपोजिट में है एक दूसरे के। स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है, F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। तो B हमारे पास है, F यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। तो बचा क्या हमारे पास, A बचा, तो A गाइस हमारा यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे सवाल हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन होगा। तो गाइस अगर हम इसे देखें कि ई और डी की बात करें, तो ये डी यहां भी आ सकता है और हम बात करें, और डी यहां भी आ सकता है। तो which one of the following is correct in respect of the question and the statement। तो सवाल ये है कि स्टेटमेंट 1 काफी है, सफिशिएंट है इसको आंसर देने के लिए। स्टेटमेंट 1 मतलब B सिटिंग अपोजिट टू C एंड D सिटिंग अपोजिट टू E। तो गाइस हम ये नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। क्या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है? सफिशिएंट ये भी नहीं होगा। सवाल हमसे ये पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो गाइस ए के लेफ्ट में हमारे पास सी है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अगर हम ये वैल्यू चेंज करते हैं तो हम दोनों की मदद से नहीं बता सकते कि कौन सा इमीडिएट है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट